हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास सेवन्थ का विज्ञान का यूनिट नंबर थर्ड का वीडियो नंबर फर्स्ट। तो हम बेटे क्लास सेवन्थ का विज्ञान का यूनिट नंबर थर्ड आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये यूनिट नंबर थर्ड का पहला वीडियो है। और आपकी जानकारी के लिए एक बात और बताता हूं कि यही टॉपिक जो आज हम पढ़ रहे हैं वही टॉपिक क्लास सिक्स का यूनिट नंबर सेकंड में भी है। क्लास सिक्स के यूनिट नंबर सेकंड में भी हमें इसी टॉपिक को डिस्कस करना है। और बेटे आज का हमारा टॉपिक है पदार्थ या मैटर या द्रव्य। ठीक है बेटे, तो आज हम पदार्थ या मैटर या द्रव्य के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें पढ़ना है पदार्थ के बारे में। तो हम हेडिंग लिखते हैं, यहाँ हम हेडिंग लिखेंगे पदार्थ। हमें पढ़ना है किसके बारे में बेटे? पदार्थ के बारे में, या आप इसे कह सकते हो द्रव्य। पदार्थ को आप क्या कह सकते हो? द्रव्य। या फिर हम इसे इंग्लिश में कहते हैं मैटर, MATTER। आप पदार्थ कह सकते हो या द्रव्य कह सकते हो या मैटर कह सकते हो। तो इसके बारे में आज हमें अध्ययन करना है। देखो बेटे, एक बात आपको पता होगी कि आपने क्लास थर्ड, फोर्थ और क्लास फिफ्थ में भी अध्ययन किया था पदार्थ का। ठीक है, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो मेरे पास ये डस्टर है। ये क्या है बेटे? डस्टर। हमारे स्कूल में इस तरह के डस्टर भी है ना। कुछ स्कूल में ऐसे डस्टर होंगे, कुछ में ऐसे डस्टर होंगे। तो ये जो डस्टर हमारे पास है, इस डस्टर की दो विशेषताएं हैं। क्या विशेषता है बेटे? एक विशेषता तो ये है कि इस डस्टर की खासियत है कि ये कुछ स्थान घेरता है। इसे रखने के लिए कुछ स्थान की आवश्यकता होती है। और कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है, उस स्थान को हम कहते हैं उस वस्तु का आयतन। क्या कहते हैं बेटे? आयतन ही तो कहते हैं। तो ये डस्टर कुछ स्थान घेरता है, पक्की बात है। और इस डस्टर में कुछ द्रव्यमान भी है, या आप कह सकते हो कि इसमें कुछ भार भी है। तो कोई भी ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिसमें कुछ द्रव्यमान होता हो और जिसका अनुभव हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हो, ऐसी वस्तु को हम कहते हैं पदार्थ। क्या कहते हैं बेटे? पदार्थ। ये बात आपको पढ़ाई गई थी क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में। और अब भी हम इसी बात को कंटिन्यू करेंगे कि पदार्थ वह है जो कुछ स्थान घेरता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है और जिसका अनुभव हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ खड़ा होता है, इंद्रियों का क्या मतलब है? इंद्रियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले लिखते हैं डेफिनेशन पदार्थ की। जैसे पदार्थ के बहुत सारे एग्जाम्पल आपके इर्द गिर्द हैं, अभी हम उन सब एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉइंट है हमारा पदार्थ या द्रव्य या मैटर। तो इसकी परिभाषा हमें लिखनी है बेटे कि पदार्थ वह है या वह होता है। पदार्थ वह होता है जो कुछ स्थान घेरता है, जो कुछ स्थान घेरता है, कोमा, जिसमें जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है। उसमें कुछ द्रव्यमान भी होता है बेटे, तथा जिसका अनुभव अनुभव करना माने महसूस करना, जिसका अनुभव हम अपनी इंद्रियों
द्वारा कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं बेटे पदार्थ। इसमें तीन विशेषताएं हैं जो हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहली विशेषता, पदार्थ हर एक वो वस्तु है जो स्थान घेरती है। पदार्थ हर एक वो वस्तु है जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है। पदार्थ हर एक वो वस्तु है जिसका अनुभव हम अपनी इंद्रियों द्वारा करते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, इंद्रियां आपको पता है, इंद्रियां कहते हैं हम ज्ञानेंद्रियों को, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। यदि इन 5 ज्ञानेंद्रियों में से किसी भी ज्ञानेंद्रिय द्वारा आपको किसी भी वस्तु का अनुभव होता है तो समझ जाओ वो पदार्थ है। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे बेटे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है उदाहरण में कुर्सी। तो बताओ कुर्सी कुछ स्थान घेरती है या नहीं घेरती है? घेरती है। कुर्सी में कुछ द्रव्यमान या भार होता है और कुर्सी का अनुभव हम अपनी त्वचा से कर सकते हैं। यानी कि आप कुर्सी को जब उठाते हो, कुर्सी पे जब बैठते हो, तो आपकी त्वचा से ही तो आपको पता चलता है कि हाँ हमने कुर्सी को उठाया है, हम कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, आंख से आप उसे देखते हो कि हाँ ये कुर्सी है। ठीक है, तो आंख से और त्वचा से हम कुर्सी का अनुभव कर सकते हैं। यदि कुर्सी को आप सरकाते हो तो उसके सरकने की आवाज आती है, कान से पता चलता है उस आवाज का। तो पदार्थ वो है जो आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा से जिसका अनुभव आपको होता है उसे पदार्थ कहते हैं। जो कुछ स्थान घेरता है उसे पदार्थ कहते हैं। जिसमें कुछ द्रव्यमान या भार होता है उसे पदार्थ कहते हैं। तो कुर्सी ऐसी तो है बेटे, और मेज भी ऐसी है, और बेटे हमारा प्यारा डस्टर भी ऐसा ही है। ठीक है, और चौक भी ऐसी ही है, और बेटे पानी भी ऐसा ही है। बताओ पानी स्थान घेरता है, पानी में द्रव्यमान होता है, पानी का अनुभव हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, पानी को हम महसूस कर सकते हैं अपनी त्वचा से, जीभ से हम उसका स्वाद ले सकते हैं। ठीक है, वो कुछ स्थान घेरता है। तो चौक भी, पानी भी, डस्टर भी, और बेटे तेल भी तो ऐसा ही होता है, तेल भी पदार्थ है। और तेल के अलावा वायु भी तो एक पदार्थ है। वायु स्थान घेरती है या नहीं घेरती है? घेरती है। वायु का अनुभव हम अपनी त्वचा से कर सकते हैं। जब वायु चलती है, चाहे वो प्राकृतिक वायु हो चाहे वो हमारे पंखे की वायु हो, तो हमें त्वचा से ही पता चलता है कि वायु चल रही है। वायु का अनुभव हमें इंद्रियों से होता है। तो वायु भी क्या है? वायु भी एक पदार्थ है। ठीक है बेटे, और बेटे ऑक्सीजन गैस भी एक पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी एक पदार्थ है। ऐसे ऐसे एक्सेट्रा बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं पदार्थों के। वास्तविकता में इस प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सभी वस्तु पदार्थ हैं। ठीक है, जितनी भी वस्तुएं हैं वे सभी पदार्थ हैं। क्लियर होगी बात? तो ये तो हुआ बेटे पदार्थ। अब यहाँ हमारे सामने एक शब्द आया, इंद्रियां। क्या शब्द आया बेटे? इंद्रियां। इंद्रियां या फिर आप कह सकते हो ज्ञानेंद्रियां। तो एक हेडिंग लिखते हैं, चलो नोट। थोड़ी सी बात और करते हैं, हम बात करेंगे बेटे ज्ञानेंद्रियों की। आप ज्ञानेंद्रियां भी कह सकते हो या इंद्रियां भी कह सकते हो। तो ज्ञानेंद्रियां का मतलब है कि मनुष्य के शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिनसे हमें वातावरण में होने वाले उद्दीपनों का पता चलता है। जो वातावरण में बहुत सारी घटनाएं, परिवर्तन होते हैं उन्हें कहते हैं हम उद्दीपन। तो उन उद्दीपनों का एहसास हमारे शरीर के जिन अंगों से हमें होता है उन अंगों को हम कहते हैं ज्ञानेंद्रियां। और ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं? 5 होती हैं। मैंने अभी आपको बताया है। एक तो आंख, पढ़ा था आपने छोटी क्लासेस में भी। एक आंख, नाक, कान, जीभ और बेटे त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां सभी बच्चों को याद रहनी चाहिए। आंख से हम देखते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, स्मेल करते हैं, कान से हम सुनते हैं, जीभ से हम स्वाद लेते हैं, और त्वचा से हम ठंडे गर्म का अनुभव करते हैं, वायु का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो ये 5 क्या होती हैं? ज्ञानेंद्रियां होती हैं।
अब बेटे एक बात और सीखनी है। चलो ये तो ज्ञानेंद्रियां तो हमने बता दी, हमें पता चल गया कि पदार्थ किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, या मैटर किसे कहते हैं, पता चल गया है। अब एक सवाल आता है दिमाग में कि पदार्थ की इकाई क्या है, पदार्थ की इकाई क्या है, पदार्थ की संरचनात्मक इकाई क्या है। यानी कि ये जो पदार्थ है, चाहे वो चौक है, चाहे डस्टर है, चाहे कुर्सी है, चाहे मेज है, चाहे ईंट है, चाहे पानी है, चाहे तेल है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे वायु है, कोई सा भी पदार्थ है, वो पदार्थ आखिरकार बना हुआ है किस चीज से, इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर पदार्थ की इकाई में ये जो शब्द आया है इकाई, इसका क्या मतलब होता है। बेटे इकाई का मतलब होता है कि कोई भी बड़ी वस्तु किस छोटी से छोटी वस्तु से मिलकर बनी है, वो सबसे छोटी वस्तु क्या है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। मैं कहता हूं कि हमारा विद्यालय, हमारा जो स्कूल है, वो स्कूल पूरा का पूरा किससे मिलके बना है। आप कहोगे कि सर विद्यालय बना है कक्षाओं से मिलके, क्लासरूम से और ऑफिस से और रसोई घर से मिलके बना है। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है कि हमारा विद्यालय जो है वो क्लासेस से, ऑफिस से, और हमारा जो किचन है, हमारे जो टॉयलेट्स हैं, उन सारे रूम्स से मिलके बना है, कमरों से मिलके बना है विद्यालय। तो विद्यालय में क्या है, कमरे। अब मैं यूं कहूं कि एक कमरे में चले जाओ आप, कमरा किससे मिलके बना है। आप कहोगे कि सर कमरा तो दीवारों से मिलके बना है, चार दीवारें खड़ी करी तो कमरा बन गया। और मैं अगला सवाल तुम्हें पूछ लूं एकदम तुरंत कि दीवार किससे मिलकर बनी है, तो आप कहोगे कि सर दीवार बनी है ईंटों से मिलकर। हालांकि मैं अगला क्वेश्चन भी पूछ सकता हूं, पर अभी जरा यहीं तक रुको। तो मैं आपको एक छोटी सी बात समझा सकता हूं कि हमारे विद्यालय की जो बिल्डिंग है उसकी इकाई है ईंट। जब बहुत सारी ईंटें आपस में मिलती हैं तो दीवार बनती है, और जब बहुत सारी दीवारें आपस में मिलती हैं तो कमरे बनते हैं, और जब बहुत सारे कमरे आपस में मिलते हैं तो एक बिल्डिंग बनती है। तो इसका मतलब एक भवन, एक इमारत, एक बिल्डिंग की संरचनात्मक इकाई ईंट है। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं कि जो हमारा शरीर है या किसी भी सजीव का शरीर है, उस शरीर के अंदर क्या होते हैं, शरीर के अंदर होते हैं अंग। और अंग किससे मिलके बने होते हैं, ऊतक से मिलके बने होते हैं। ऊतक टिश्यू पढ़ाया था ना आपको। और बेटे ऊतक किससे मिलके बने होते हैं, ऊतक बने होते हैं कोशिकाओं से मिलके। तो इसका मतलब मनुष्य के शरीर की या किसी भी सजीव के शरीर की संरचनात्मक इकाई है कोशिका। क्या है बेटे, कोशिका। तो इकाई का मतलब ये होता है कि सबसे छोटी चीज क्या है। इसी तरीके से जो पदार्थ है, वो पदार्थ भी तो किसी छोटे से छोटे कण से मिलकर बना होगा। ये तो बात पक्की है, पक्की है ना बेटे ये बात। तो हमें पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए बेटे कि जो पदार्थ होता है ना, थोड़ा सा इसे सही करके लिखूं बेटे। जो पदार्थ है वो आखिरकार कौन से छोटे से छोटी वस्तु से मिलकर बना है, उस छोटी से छोटी वस्तु को मैं कहूंगा पदार्थ की इकाई। तो हेडिंग थी हमारी पदार्थ की इकाई, इकाई, पदार्थ की इकाई। तो यदि आप पदार्थ की बात करते हो ना बेटे, ये लिख दिया मैंने पदार्थ, या आप द्रव्य भी लिख सकते हो। तो बेटे पदार्थ को यदि आप तोड़ते हो ना, तो पदार्थ को तोड़ने पर जो छोटे छोटे कण बनते हैं, छोटे छोटे कण, चाहे वो पदार्थ कोई ठोस पदार्थ हो, चाहे द्रव पदार्थ हो, चाहे गैस पदार्थ हो, पदार्थ को तोड़ने से जो कण बनते हैं, उन छोटे छोटे कणों को हम कहते हैं अणु। क्या कहते हैं, अणु। और यदि अणु को भी आप तोड़ दोगे तो हमें मिलते हैं परमाणु। क्या मिलते हैं, परमाणु। इससे हमें पता चला है कि किसी भी पदार्थ की संरचनात्मक इकाई क्या होती है, परमाणु होती है। क्या होती है बेटे, परमाणु होती है। पदार्थ को मैटर कहते हैं, पदार्थ को द्रव्य भी आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो, पदार्थ को आप कह सकते हो मैटर या द्रव्य। और अणु को बेटे हम कहते हैं मॉलिक्यूल इंग्लिश में। क्या कहते हैं बेटे, मॉलिक्यूल। और परमाणु को हम कहते हैं एटम। क्या कहते हैं बेटे, एटम कहते हैं परमाणु को।
मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं कि ये जो परमाणु है ना, इस परमाणु की खोज करी थी एक महान वैज्ञानिक ने जिनका नाम था डाल्टन। क्या नाम था बेटे? डाल्टन था, जॉन डाल्टन। तो डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी और उन्होंने ही नाम रखा था एटम। क्यों रखा था, क्या क्या बातें हुई, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर में, आगे की तरफ डिस्कस करेंगे जब ये टॉपिक आएगा, परमाणु के बारे में किस तरीके से खोज करी डाल्टन ने। ठीक है बेटे। पर आपकी नॉलेज के लिए एक बहुत अच्छी बात बताता हूं बेटे, ये जो अणु होते हैं ना और ये जो परमाणु होते हैं, इन सबको कुल मिलाकर हम कहते हैं कण। क्या कहते हैं? कण। और ये जो कण शब्द आया है, वो कण शब्द, कण को आप पार्टिकल भी कह सकते हो इंग्लिश में, पर इसे हिंदी में कहते हैं कण। और कण शब्द आया है बेटे, हमारे देश के एक महान विद्वान थे, उनका नाम था महर्षि कणाद। क्या नाम था बेटे? महर्षि कणाद। तो जो महर्षि कणाद थे, उन्हीं के नाम से कण शब्द लिया गया है। वास्तविकता में महर्षि कणाद ने बहुत पहले बता दिया था कि जितने भी पदार्थ हैं वे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बने हैं, और उन सबसे छोटे टुकड़ों को हम कहते हैं कण। क्या कहते हैं? कण। तो कण नाम आया है महर्षि कणाद के द्वारा। ध्यान रखेंगे सब बच्चे, पेपर में कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हमें यहां से पता चला है, क्या पता चला है? अतः पदार्थ की मूल इकाई परमाणु है। यानी कि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से मिलकर बना होता है। पदार्थ को तोड़ोगे अणु, अणु को तोड़ोगे तो परमाणु मिलेंगे। तो यदि आपसे कोई सवाल पूछता है कि पदार्थ की संरचना की मौलिक इकाई या मूल इकाई क्या होती है, तो आप बताओगे परमाणु। ठीक है। चलो एक बात और लिखता हूं, यहाँ जरूरत पड़ सकती है पेपर में, नोट हेडिंग लिखते हैं। देखो कितनी अच्छी बात बताऊंगा। एक तो बात ये आ गई बहुत अच्छी, ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। एक बात और सीखनी है कि यदि हम बात करते हैं सजीवों की, तो बेटे सजीवों की संरचनात्मक इकाई की यदि हम बात करते हैं, सजीवों की संरचनात्मक इकाई क्या होती है, तो बेटे इसका जवाब है, क्या होती है? कोशिका। क्या होती है? कोशिका, या आप इसे कहते हो सेल। और एक बात का और ध्यान रखना है कि इसकी खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने। वैज्ञानिक का नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। जैसे परमाणु की खोज किसने करी थी? डाल्टन ने। इसी तरह कोशिका की खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने। और कैसे खोज करी थी, उन बातों के बारे में भी हमें डिस्कस करना है साइंस में। ठीक है बेटे। देखो चलो अगली बात करते हैं, पदार्थ किससे मिलकर बना है? अणुओं से। तो हमें पता होना चाहिए कि अणु किसे कहते हैं। अणु के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, अणु या मॉलिक्यूल का क्या मतलब होता है। अणु, ध्यान से समझिए जरा, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतम का मतलब छोटे से छोटा कण होता है, सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। यानी कि अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ये बात पक्की है। और अणु, जब बहुत सारे परमाणु आपस में मिलेंगे तो अणु बनेंगे, और अणु आपस में मिलेंगे तो पदार्थ बनेगा। जैसे मैं कहूं आपको कि यदि कोशिका की बात करें, तो कोशिका का भी बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम है। कैसा सिस्टम है देखो, बताऊंगा मैं आपको। देखो यहां बताता हूं, चलो नोट में हमने यहां पढ़ा था कि सजीवों की संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका। क्यों है? देखो कि कोई भी सजीव है,
कोई भी सजीव है, चाहे वो जंतु हो या पेड़ पौधा हो। तो सजीव का क्या होता है, शरीर ही तो होता है, बॉडी। और शरीर में क्या होते हैं बेटे, अंग। और अंग में क्या होते हैं बताओ, अंग में होते हैं ऊतक या टिश्यू। और ऊतक में जो होती हैं वे होती हैं कोशिकाएं। तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलेंगी तो ऊतक बनेंगे, और ऊतक आपस में मिलेंगे तो अंग बनेंगे, और अंग आपस में मिलेंगे तो शरीर बनेगा, जो एक सजीव का शरीर है। ठीक है बेटे। इसी तरीके से बहुत सारे परमाणु आपस में मिलेंगे तो अणु बनेंगे, और अणु के मिलने से पदार्थ बनेगा। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आप स्क्रीनशॉट लो बेटे। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे। अब हम पढ़ेंगे परमाणु के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटे, परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु को एटम कहते हैं, इसकी परिभाषा पढ़ाऊंगा मैं केवल, फिर हम डिटेल में भी इसे डिस्कस करेंगे। बेटे परमाणु किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण या वह सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। इतनी बात ध्यान रखनी है आपको केवल। परमाणु किसी पदार्थ का, परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा लिख दो या सूक्ष्मतम लिख दो, एक ही बात है, वह छोटे से छोटा कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। अब देखो बेटे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि अणु की भी यही परिभाषा थी और परमाणु की भी यही परिभाषा है। दोनों में एक अंतर है बेटे, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ऐसा क्यों है, इन सभी डाउट्स को हम क्लियर करेंगे, 100% क्लियर करेंगे। ठीक है बेटे। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, चलो अच्छा, अणु के उदाहरण देखते हैं। अणु के उदाहरण आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से अणु हैं। ठीक है, परिभाषा के साथ आप उदाहरण भी दे सकते हो, फिर परमाणु के भी लिख देंगे। यहाँ तो परमाणु है ना बेटे। अणु के उदाहरण में जैसे मैं लिखता हूँ O2, O2 एक अणु है, N2 भी एक अणु है, और बेटे CO2 भी एक अणु है, और H2O भी एक अणु है। ये कुछ उदाहरण आपको याद रखने हैं अणुओं के, और इसी तरीके से आपको परमाणु के उदाहरण भी कुछ याद रखने हैं। परमाणु के उदाहरण ये भी आपको कुछ याद रखने हैं, जो परिभाषा के साथ आप लिख सकते हो। जैसे मैं O लिखता हूँ, O2 लिखता हूँ तो अणु, और O लिखता हूँ खाली तो परमाणु। N भी एक परमाणु है, कार्बन भी एक परमाणु है, हाइड्रोजन भी एक परमाणु है। ये लिख दिया आदि या एक्सेट्रा। ठीक है बेटे। तो आपको इनके उदाहरण भी पता होने चाहिए। तो हमने आज सीखा है पदार्थ का क्या मतलब है, पदार्थ का मौलिक इकाई क्या है या संरचनात्मक इकाई क्या है या मूल इकाई क्या है। अणु की परिभाषा सीखी है और परमाणु की परिभाषा सीखी है। ठीक है। कुछ हमने ज्ञानेंद्रियों के बारे में भी पढ़ा है, कुछ कोशिका के बारे में पढ़ा है। अब आप अपना होमवर्क नोट कर लो। अब हम देखते हैं होमवर्क कि आपको क्या क्या काम घर से करना है। ये सारा काम मैं आपका चेक कर लूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, पदार्थ या द्रव्य किसे कहते हैं। पदार्थ या द्रव्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित, उदाहरण तो लिख दोगे बेटे, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एक तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना है, इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है आपको।
जितनी चीज मैंने पढ़ाई है वो तो आपकी नोटबुक में लिखी होनी चाहिए, और जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो भी आपकी नोटबुक में लिखा होना चाहिए, डेट के हिसाब से, तारीख के हिसाब से। ठीक है बेटे। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या करना है, देखो दूसरे क्वेश्चन में आपको करने हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। कुछ रिक्त स्थान मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में करने के लिए, और वे आपको पूरे करने हैं। नंबर ए, पदार्थ डैश घेरता है तथा उसमें डैश होता है। ठीक है बेटे, ये दो रिक्त स्थान है, देखना है आपको क्या भरना है इनके अंदर। नंबर बी, पदार्थ का अनुभव डैश द्वारा किया जा सकता है। पदार्थ का अनुभव डैश द्वारा किया जा सकता है। नंबर सी, मनुष्य में डैश प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती हैं। कुछ बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, जब मैं होमवर्क दे रहा तो उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो सारे क्वेश्चन आते हैं। जिस बच्चे ने ध्यान से पढ़ाई की है उसे आते हैं सारे क्वेश्चन, और कुछ को लग रहा होगा बहुत खराब। पदार्थ की मौलिक इकाई डैश है। ठीक है बेटे, एक तो ये आपको होमवर्क करना है। अब स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा सा होमवर्क और दूंगा आपको। स्क्रीनशॉट लो बेटे, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरे क्वेश्चन में बेटे आपको सही जोड़े मिलाने हैं। जोड़े मिलाओ। ठीक है बेटे, जोड़े मिलाने हैं। एक तो दिया है, नंबर 1 पे दिया है। नंबर 1 क्या, नंबर ए लिख लो इसे, ए, या फिर ए भी ना लिखो, कुछ लिखने की आवश्यकता तो है नहीं। आप लिखो यहाँ पदार्थ में, यहाँ तो लिखना है पदार्थ में, और यहाँ लिखना है आंख नाक कान जीभ त्वचा। आंख नाक कान जीभ त्वचा। ठीक है बेटे, फिर यहाँ लिखना है ज्ञानेंद्रियां, यहाँ ज्ञानेंद्रियां लिख दो, और यहाँ लिखेंगे कर्ण शब्द, और इसके नीचे लिखेंगे परमाणु की खोज, सजीवों की संरचनात्मक इकाई, और यहाँ लिखेंगे हम, ये संरचनात्मक इकाई थोड़ा नीचे लिख दूंगा, संरचनात्मक इकाई यहाँ लिख दूं बेटे, इकाई। ये पूरा एक ही है, ध्यान रखना है, ये पूरा एक है यहाँ से यहाँ तक।
और इधर हम लिखते हैं महर्षि कणाद, यहां लिखते हैं, इसे थोड़ा हटा के लिखो दूर। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, और यहां लिखो बेटे महर्षि कणाद। ठीक है बेटे। फिर हम लिखेंगे द्रव्यमान होता है और कोशिका। द्रव्यमान होता है और फिर लिखेंगे बेटे कोशिका। तो हमने लिखा है आंख, नाक, कान, महर्षि कणाद, द्रव्यमान होता है कोशिका, और फिर लिखेंगे हम बेटे डाल्टन। तो इनके जोड़े मिलाने हैं आपको, सही जोड़े मिलाने हैं। देखें जरा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और करना है आपको घर से। सही के आगे तो लगाना है सही का निशान, वह गलत के आगे लगाना है बेटे गलत का, रॉन्ग का निशान। नंबर ए, परमाणु की खोज थॉमसन ने की थी। परमाणु की खोज थॉमसन ने की थी। यहां लगाना है आपको निशान, सही है या गलत। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। यहां लगाना है निशान, सही है या गलत है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। सी, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है बेटे। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं ये आपको होमवर्क में करने हैं अपनी नोटबुक में। मैं चेक करूंगा बेटे इन क्वेश्चंस को। ठीक है बेटे। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से प्यारा प्यारा स्क्रीनशॉट लेंगे प्यारे प्यारे नोट्स बनाने के लिए और एग्जाम में प्यारे प्यारे अंक प्राप्त करने के लिए। ठीक है बेटे, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा पदार्थ का क्या मतलब है और पदार्थ से संबंधित कुछ अच्छी अच्छी बातें। ठीक है बेटे, बस आप लगातार अपनी पढ़ाई करते रहो, अपनी नोटबुक बनाते रहो हर एक विषय की, और जितना भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है उसे राइट डाउन करते रहो। ठीक है बेटे, क्योंकि आपकी कॉपियां चेक की जाएंगी और उस समय यदि आपका होमवर्क पूरा नहीं मिलेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी ना बेटे, फिर आपको एक साथ बहुत सारा होमवर्क करना पड़ेगा। इसलिए आप रोज डेली अपना रूटीन बनाओ। वीडियो तो आप देख ही रहे हो, पर वीडियो देखने के साथ साथ अपनी नोटबुक भी कंप्लीट करो। ठीक है बेटे, बहुत जल्दी हमारे स्कूल खुलेंगे और हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे जैसे हम किया करते थे। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।